मुझे रात को अब्बा और अम्मा के कमरे में झाँकने की आदत थी। एक रात जैसे ही अम्मा और अब्बा के कमरे में झाँका तो मेरी चीखें निकल गई। अम्मा और अब्बा तो आज फिर मेरी रात को आँख खुली तो नींद नहीं आ रही थी और बचपन की आदतें भला इतनी जल्दी कहाँ छूटती हैं। और फिर वो आदत जो बहुत बचपन से जवानी तक मेरे साथ चली थी, उस आदत को छोड़ने में मुझे कुछ तो वक्त लगना ही था। और बावजूद कोशिश के मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं आदत से मजबूर था। मेरा दिल चाह रहा था कि एक बार जाकर अम्मा और अब्बा के कमरे में झाँक लूँ, लेकिन मैं खुद को बार बार इस काम से रोक रहा था। लेकिन आखिर मजबूर हो गया। जब बार बार करवटें बदलने पर भी नींद नहीं आई तो मैं उठ के दबे कदमों अम्मा और अब्बा की तरफ बढ़ा। आज जिंदगी में पहली बार उनके कमरे की तरफ जाते हुए मेरे कदम कांप रहे थे। बचपन से जवानी तक कभी भी मेरे कदम नहीं कांपे थे। मेरा तो ये पसंदीदा काम हुआ करता था और मुझे इसलिए रात का इंतजार रहा करता था। लेकिन अब कुछ दिनों से मैं ये सब करते हुए डर रहा था। लेकिन अब कुछ दिनों से ये सब करते हुए डर रहा था। अब मैं पूरी कोशिश करता था कि मैं ये सब ना ही करूं, लेकिन ना जाने क्यों मैं चाहकर भी अपनी इस बुरी आदत पर काबू नहीं पा सकता था। उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, यानी उसको लॉक नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही दरवाजा मैंने बंद किया तो ये तो हमेशा से ही होता था। मैंने हल्का सा दरवाजे की झड़ी बनाई और अंदर झांक कर देखा, लेकिन जो मंजर मुझे नजर आया वो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकालने को काफी था। अब इतने बुढ़ापे की उम्र में माँ और बाप को रात को एक दफा उठकर देखना अच्छी बात समझी जाती है, क्योंकि बुजुर्ग भी बच्चों की तरह होते हैं और मैं इसलिए उनके कमरे में झांकता था। लेकिन आज बहुत दिनों से मुझे ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब मंजर देखने को मिलते थे। लेकिन जब भी मैं दूसरी बार देखता तो इस तरह का कोई मंजर नजर नहीं आता। अभी मुझे लगा कि ये मेरी आंखों का धोखा है, इसलिए मैंने दूसरी बार फिर से अंदर झांक कर देखा। लेकिन सब कुछ वैसे का वैसा ही था। और इससे पहले कि मैं दरवाजा खोलकर अंदर जाता या मेरे मुंह से कोई आवाज निकलती, मुझे यूं लगा जैसे किसी ताकत ने मुझे उठा के पटक दिया हो। और इसके बाद मुझे कुछ होश न रहा था। और ऐसा पहली दफा हुआ था। शायद मैं भी इस मंजर का हिस्सा बनने जा रहा था। शायद यह मेरी आंखों का आखिरी मंजर था। लेकिन जब मुझे वापस होश आया तो मेरा नाम आसिफ है और मेरा ताल्लुक लखनऊ की छोटी सी बस्ती से है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता ही बेटा था, इसलिए कुछ ज्यादा ही लाडला था और बिगड़ा हुआ भी। मेरे माँ बाप दोनों का ही मैं लाडला था, क्योंकि ननिहाल और ददीहाल दोनों में मेरे अलावा कोई नहीं था। एक सिर्फ मैं ही था, इसलिए हर किस्म का लाड और प्यार मुझ पर ही निछावर किया जाता था। इस चीज ने मुझे जिद्दी और अड़ियल बना दिया। इसी वजह से मैं बचपन से ही ऐसा था कि एक बार जो बात मुंह से निकल दी सो निकाल दी। नया नया स्कूल जाना शुरू किया और जब थोड़ी समझ आने लगी तो मालूम हुआ कि मेरे साथ जो लड़के पढ़ते हैं उन सबको अकेले अकेले कमरे मिले हुए हैं, जबकि मैं अभी माँ और बाप के कमरे में ही सोता था। मैंने घर पर आकर जिद शुरू कर दी कि मुझे भी अलग कमरा चाहिए, क्योंकि मैंने जिद करके पहले ही कुछ हाई सोसाइटी के स्कूल में दाखिला लिया था और वहां तो यह आम रिवाज था। मेरी जिद से मजबूर होकर मेरे माँ बाप को मुझे अलग कमरा देना ही पड़ा। अब शुरू शुरू में तो माँ और बाप रात को उठकर मुझे देखते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी यह आदत खत्म होने लगी और मेरी आदत बनने लगी, क्योंकि मैंने जिद जिद में अलग कमरा तो ले लिया था। लेकिन अब रात को मुझे डर लगता था, क्योंकि माँ बाप के बिना सोने की आदत नहीं थी। शुरू का एक हफ्ता तो वो लोग मेरे कमरे में चक्कर काट रहे, लेकिन अब उनको भी लगता था कि मुझे आदत हो गई है अकेले सोने की। लेकिन सच तो ये था कि मैं हमेशा रात को अभी 2-3 बार उठकर माँ बाप के कमरे में झांकता था। वो दोनों तो जवान थे और धीरे धीरे मुझे इस चीज की लत लग गई। अब जब तक मैं उनके कमरे में ना झांकता तब तक मुझे ठीक से नींद नहीं आती थी। और ये तो ना जाने कितने ही सालों से जारी था। लेकिन एक दिन मेरी माँ ने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे बहुत डांट दिया और मैंने उनको बहाना बनाया कि मैं किचन में जा रहा था। लेकिन एक दिन मेरी माँ ने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे बहुत डांट दिया और मैंने तो उनको बहाना बनाया कि मैं किचन में जा रहा था। लेकिन वो तो मेरी माँ थी, शायद मेरा सच जान गई थी, क्योंकि उसके बाद मेरे माँ बाप का कमरा लॉक होने लगा और मेरा जैसे नशा छूट रहा था। इसलिए मैं दिन ब दिन अजीब बदतमीज और चिड़चिड़ा होने लगा। मैंने बाहर गलत आदतें शुरू कर दी, यहाँ तक कि मैट्रिक में पहुंचने तक मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, जो कि कोई आम बंदा सोच भी नहीं सकता। और जिस किस्म के समाज से हमारा ताल्लुक था, वहां तो ये बात गाली समझी जाती है। लेकिन मुझे जमाने का पता लगने से पहले इन सब बातों का एक नशा लग गया था। इसलिए मैं हद से ज्यादा बिगड़ने लगा और मेरे माँ बाप को भी मेरी हरकतों का पता चल ही जाता था। लेकिन अब वो भी बेबस हो चुके थे, मेरा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब समझने और समझाने की हद से मैं निकल चुका था।
मैं पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था और मैट्रिक के बाद मुझे बहुत अच्छे कॉलेज में दाखिला भी मिल गया और तब तक मैं पूरी तरह बिगड़ चुका था, यहाँ तक कि नशा भी करने लगा था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं अभी भी माँ-बाप के कमरे में रात को 2 से 3 बार झाँकता था और ये आदत मेरी इस कदर बढ़ चुकी थी कि मैं चाहकर भी इसे जान नहीं छुड़वा पाता था। अब तो कभी-कभी मुझे खुद भी उलझन होती है, लेकिन आदत जब फितरत बन जाती है ना, तो खत्म नहीं होती। माँ-बाप ने कमरा लॉक करके सोना शुरू कर दिया और मैंने उसका हाल ये निकाला कि अब मेरे पास एक मास्टर की थी जिसकी मदद से मैं रात को उनके कमरे का दरवाज़ा खुलकर ज़रूर झाँकता था। लेकिन वक़्त के साथ-साथ जैसे मैं जवान होता गया, वो लोग बूढ़े होते चले गए और फिर मेरा जो नशा था वो बाहर से पूरा करने लगा। खुद लड़कियों से दोस्ती करने लगा, इसलिए मुझे इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन आदत से मजबूर था। दरवाज़ा तो ज़रूर ही खुलता था, लेकिन सच तो ये था कि अब ये सिर्फ़ एक आदत ही रह गई थी या फितरत कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। क्योंकि मेरे माँ-बाप अपने बुढ़ापे में दाखिल हो रहे थे और जो मेरे अंदर का हैवान सब कुछ देखकर सुकून हासिल करता था, उसे अब सुकून नहीं मिलती थी। और अब बड़ा होने के बाद मुझे रिश्तों का महत्व भी मालूम हो गया था, इसलिए मुझे और किसी चीज़ की परवाह नहीं होती थी। लेकिन माँ-बाप के कमरे में ताका-झाकी की आदत अभी भी मेरी नहीं गई थी। ये आदत तो मेरी फितरत बन चुकी थी कि एक दिन मैं ऐसे ही आते-जाते गुज़रते हुए मैं खामख़ा उनके बेडरूम में झाँक लेता। हालाँकि अक्सर माँ-बाप सामने बैठे होते हैं, लेकिन उनके बेडरूम के पास से गुज़रते हुए झाँकने की आदत मेरी किसी तौर ख़त्म नहीं हो रही थी। कॉलेज के बाहर जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ आकर मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई क्योंकि मैं तो पहले से ही बिगड़ा हुआ और जवान हो रहा था। और यहाँ आकर भी मैंने वही सब कुछ किया जो सभी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था और तभी मुझे एक ऐसी लड़की टकराई कि हकीकतन मोहब्बत के लायक थी, जो पूरी तरह पर्दा करती थी और मैं आदत से मजबूर उसको एक चैलेंज समझकर और दूसरों की शर्त लगाकर उसके करीब गया था। लेकिन धीरे-धीरे उसकी आदत और गुरेज ने मेरे अंदर बदलाव पैदा करना शुरू कर दी, जबकि उस लड़की ने मुझसे बात करने की भी शर्त यही रखी थी कि मैं खुद को पूरी तरह बदलूँगा और कुछ उसको इम्प्रेस करने के लिए और कुछ उसकी शर्तों की वजह से मैंने अपनी पुरानी आदतें छोड़कर जब इस्लाम और समाज जैसी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया तो मुझे मालूम हुआ कि हकीकतन मेरी ज़िंदगी तो बहुत ही बेकार ज़िंदगी है और मैंने जो आदत सिर्फ़ उसको इम्प्रेस करने के लिए बदला था वो सही लगने लगा। अब मैं यूनिवर्सिटी के 4 सालों में सर से पाँव तक बदल गया था और मेरा बोल-चाल, रहन-सहन, पहनना-ओढ़ना सब कुछ बदल चुका था और मैं वो बन गया था जो कभी मेरे माँ-बाप मुझे बनाना चाहते थे और ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ था। लेकिन उस लड़की ने मेरी वैसी दोस्ती नहीं थी और ना कभी हो सकती थी क्योंकि अब वो मेरे लिए चैलेंज नहीं, इज़्ज़त थी और मैं उसको अपनी इज़्ज़त ही बनाना चाहता था और इतना सारा बदल जाने के बाद भी मेरी ये एक बुरी फितरत नहीं बदली थी कि मैं अब भी माँ-बाप के कमरे में ज़रूर ही झाँकता था। अब तो मैं बड़ा हो चुका था, मैंने अपना ख़ानदानी बिज़नेस वापस सँभाल लिया था और माँ-बाप भी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। अब तो उन लोगों का ख़्याल रखने के लिए मेरे बचपन में ख़्याल रखते थे, इसलिए मैं इस वजह से उठकर अपने कमरे में झाँकता था कि कहीं उन्हें किसी वक़्त चीज़ की ज़रूरत ना हो। एक बार तो रात अब्बा को इन्हेलर वग़ैरह की ज़रूरत पड़ती तो मैं हर वक़्त पहुँच ही जाता था। मेरे माँ-बाप इस बात से बहुत खुश भी थे, ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और शायद ऐसे ही चलती रहती अगर मैं वो सब ना देखता। एक दिन मैं उठकर जब अपनी आदत के मुताबिक उनके कमरे में गया तो दरवाज़ा लॉक नहीं था। मैंने ज़रा-सा दरवाज़ा खुलकर देखा तो अंदर का मंज़र मुझे हैरान कर गया। मैंने बड़ी मुश्किल से मुँह पे हाथ रख के अपनी चीख का गला घोटा और अपने आप को बहुत मजबूत करके दोबारा कमरे का दरवाज़ा खोलकर जब अंदर झाँका तो सब कुछ नॉर्मल था। मेरे माँ-बाप बिल्कुल सुकून से अपने बिस्तर पर सो रहे थे और हर चीज़ ठीक थी। लेकिन इससे पहले देखा जाने वाला मंज़र मेरी आँखों के आगे से नहीं हट रहा था, इसलिए मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अंदर झाँक कर देखा तो सब कुछ ठीक था। मैं बहुत देर वहाँ खड़ा रहा, फिर सर झटक कर वापस गया। मुझे लगा कि शायद वो मेरे दिमाग का फितूर था या शायद मैं नींद से उठकर गया था, इसलिए मैंने जो देखा वो गलत था क्योंकि सब चीज़ें नॉर्मल थी। दूसरे दिन मैं जब उठा तो बड़ी गौर से माँ-बाप को देख रहा था, लेकिन वो दोनों तो पूरी तरह नॉर्मल थे, जैसे रोज़ ज़िंदगी में होता है। इसलिए मैंने अपने तौर पर खुद को समझ लिया कि यकीनन यह सब कुछ सिर्फ मेरा एक वहम था, लेकिन मुझे क्या मालूम था वहम से बढ़कर कुछ है। उन्हीं दिनों में मेरा यूनिवर्सिटी के दोस्त जिसका नाम बुशरा था, उसकी शादी की बात चल रही थी और उसकी फैमिली तकरीबन राज़ी भी थी और इस रिश्ते के लिए मैं हवा में उड़ता फिर रहा
था। दूसरे दिन कुछ भी ना हुआ, लेकिन तीसरे दिन दोबारा जब मैं अपने माँ बाप के कमरे में गया तो उस मंजर को हिलता जुलता मंजर मुझे नजर आया। और इसके बाद तकरीबन 1 मिनट तक मैंने वही मंजर देखा, लेकिन मुझसे गलती तब हुई जब मैंने दरवाजा बंद करके थोड़ी देर तक खुद को नॉर्मल करने के लिए सांस लिए। लेकिन उससे पहले मैं जो देख चुका था उसके बाद मेरा वहम नहीं था, यकीनन कुछ गलत हो रहा था, लेकिन मुझे मालूम करना था क्योंकि मेरे माँ बाप तो कहीं कोई बदलाव महसूस नहीं कर रहे थे। मैं वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में रूटीन के मुताबिक सब कुछ कर रहे थे, लेकिन रात को ही देखा जाने वाला ये मंजर मुझे अंदर ही अंदर डरा रहा था। और अब मैं इतने सालों को इस फितरत को तोड़ने पर मजबूर हो गया था। कभी उनके कमरे में झांकने का मन करता, मेरे ख्याल में दिल में आता तो मैं खुद को मना करने की कोशिश करता, कभी कभार रुक जाता और कभी ना रुक सकता। उसके बाद भी ये मंजर मुझे 3-4 बार नजर आया था और हर बार ऐसा ही होता। 5 मिनट देखता, 10 मिनट देखता, मुझे इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं अंदर जा सकूं। और खुद को नॉर्मल करने के बाद जब मैं दोबारा देखता तो सब कुछ ठीक हो चुका होता। एक बार तो मेरा वहम हो सकता है, 2 बार या 3 बार, लेकिन बार बार तो ये वहम नहीं हो सकता। और उसके रात भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। पिछले दिन 3 दिन से मैंने खुद पर बंद बांधा हुआ था और मैं बिल्कुल माँ बाप के कमरे में करीब भी नहीं भटक रहा था। लेकिन उस रात मुझसे रहा न गया, क्योंकि उस दिन अम्मा की तबीयत दिन को खराब थी और मुझे बेचैनी हो रही थी कि एक बार अम्मा को देख लेना चाहिए। और तबीयत खराबी में भी सोए हुए बंदे को नहीं जगाती, इसलिए वो अब्बा को नहीं जगाएगी। और अगर उसकी ज्यादा तबीयत खराब हुई तो बस इसी ख्याल में मुझे उठने पर मजबूर कर दिया। जब मैं उठकर गया तो इस बार फिर वही मंजर था और इस तरह ऐसा होता था कि सारे कमरे मुझे हर तरह काला नजर आता था। और कभी तो मेरे माँ बाप मुझे उल्टे लटके हुए नजर आते हैं, तो कभी उनके इर्द गिर्द खून ही खून नजर आता था। हमेशा अजीबोगरीब और खौफनाक मंजर नजर आता था, लेकिन किसी भी मंजर में मेरे माँ बाप मुझे जिंदा नजर नहीं आते। और आज तो मैंने उनके गर्दन देखी, हिलना चाहते हुए मेरे मुंह से चीख निकल गई थी, क्योंकि इससे पहले कि मैं दरवाजा खोलकर अंदर जाता, मेरे दरवाजा खोलने की कोशिश पे ही यूं लगा कि पीछे कोई है। और उसी वक्त किसी ने उठाकर मुझे पटक दिया और मुझे कुछ होश ना रहा। जब दोबारा मेरी आंखें खुली तो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैं फौरन हड़बड़ाकर उठा, लेकिन मैं फिर वहीं लेट गया, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द मेरे माँ बाप खड़े थे, जिंदा सही सलामत। और मैं हैरत से कभी माँ को देखता, कभी बाप को, तो कभी कुछ। वो मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे क्या हुआ, जबकि मैं उनसे पूछ रहा था क्या वो ठीक है। अजीब सा माहौल बन गई थी। मैंने पूछा कि मुझे क्या हुआ था, तो उस पर अम्मा ने बताया कि हमें तुम्हारी चीख की आवाज आई, जिसकी वजह से हमारी आंखें खुली थी और हम तुम्हें कमरे के दरवाजे पर बेहोश पड़े देखे। हम तुम्हें उठाकर बड़ी मुश्किल से इस कमरे तक लाए हैं। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कोई दिमागी धक्का लगा है। तुम बताओ क्या बात है, और ऐसे हमारे कमरे के दरवाजे पे क्यों पड़े थे। उस पर मैंने तो उनको ये बताया कि मैं रात को उठकर आप लोगों को एक बार देखता हूँ, लेकिन मैं उनको यह सच नहीं बता सका कि मैंने देखा क्या था। अगले 2 दिन बुखार से तपता रहा और नींद बेहोशी की हालत में रहा। मुझे नहीं मालूम कि नींद बेहोशी में मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा था, लेकिन मेरे माँ बाप को शायद मालूम हो गया था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और उन्होंने मेरी इन बेरब बातों से ही शायद असल बात जान ली थी। इसलिए उन्होंने मसले का हल भी तलाश कर लिया। इस बात का अंदाजा मुझे तब हुआ जब मैं 3 दिन बाद तकरीबन पूरी तरह होश में आया और उसी दिन मालूम हुआ कि हमारे घर में कोई अल्लाह वाले आ रहे हैं। मुझे ये सुनकर हैरानी हुई कि हमारे घर में अल्लाह वाले क्या काम है, क्योंकि मेरे माँ बाप तो तमाम रोजे के बड़े पाबंद थे और अब तो मैं भी हो गया था किसी हद तक। लेकिन मैंने जब अपने माँ बाप के इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम बेहोशी की हालत में बहकी बहकी बातें कर रहे थे कि मेरे माँ बाप को मत मारो, और इस तरह की बातों से हमें हैरत हुई। तुम्हारे अब्बू को जानने वाले हैं। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि अल्लाह वालों को बुलाकर एक बार दिखा लेना चाहिए, शायद कहीं कोई साय वगैरह का मसला ना हो। मैं ऐसी बातों पर यकीनन तो नहीं करता था, लेकिन मैं खामोश हो गया। दरअसल मैं अंदर से डर चुका था। मुझे लगा कि ये भी कोई जानकार टाइप बंदा होगा, जैसे आजकल आम देखने में मिलते हैं। लेकिन अब तो हमारे घर आए तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। बिल्कुल सादा सफेद कपड़ों में सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी थे, जिनके चेहरे से ऐसी चमक निकल रही थी, उनके चेहरे पर नजर टिकती थी। बिल्कुल सदा सी हुलिया में पगड़ी वगैरह बांधी हुई थी। घर में दाखिल हुए साथ ही उन्होंने आंखें बंद करके मुंह में कुछ पढ़ा और चारों तरफ फूंक दिया, और फिर आंखें खोलकर कहा कि तुम लोगों को नमाज और कुरान ने तुम लोगों को बचा लिया, वरना बहुत बुरा काले जादू का वार किया गया है तुम लोगों पर, और अब तक तुम लोगों से कोई भी जिंदा न बचता। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे कारोबार की हालत क्या है। मैं माँ बाप के सामने बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब उन्होंने जोर दिया तो मैं बता दिया कि दिन ब दिन नुकसान होता जा रहा है। कुछ अजीब ही हालत चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये उस पर उन्होंने कहा कि ये वार तुम सब पर किया गया है, ताकि तुम लोग दौलत और इज्जत हर तरह से बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाओ,
और इसका शुरुआत भी हो गया है, लेकिन अभी इतनी असर इसलिए नहीं थी कि तुम्हारे माँ बाप नमाज रोजे के पाबंद थे और इस चीज ने उस जादू का असर कम कर दिया था। उन्होंने हमारे ही घर में रहकर 3 दिन का चिल्ला वगैरह काटा और उसके बाद जैसे सब कुछ ठीक होने लगा, मेरे वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि बिना वजह ही भाग रहे थे, खुद ही मुझे कॉल करके काम देने लगे और इस घर में जैसे मनहूसियत का जो साया था वो खत्म होना शुरू हो गया। इससे पहले जो मेरे रिश्ते में किसी किस्म की अड़चन आ रही थी वो सब कुछ खत्म होना शुरू हो गया। हम लोग बहुत खुश थे, माँ बाप तो बेफिक्र हो गए, मगर मेरी बेचैनी खत्म ही नहीं हो रहा कि आखिर ये सब हुआ क्या था, किसने और किसने ये सब किया। इसका ये सब करने का मकसद क्या था। इंसान को अपनी अनदेखी दुश्मन के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो एक बार वार कर सकता है वो दूसरी बार भी कर सकता है, और ऐसा दुश्मन जो पीठ पीछे वार करे वो सबसे खतरनाक होता है। मैंने उन आमिल साहब से पूछा, बार बार बता दो किसने किया है। उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अब तुम पर वार नहीं होगा, मैंने तुम लोगों के घर के इर्द गिर्द घेर कर दिया है, लेकिन मेरी ये इच्छा मुझे वापस इतनी पुरानी दुनिया में लेगा, क्योंकि मैं कोई शुरू से बहुत अच्छा इंसान तो नहीं था और मेरे साथ मेरे जैसे बहुत से लड़के थे जो काले जादू वालों के पास भी जाया करते थे। उन्हीं के जरिए मैं काले जादू के जानकार के पास पहुंचा और उसे कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं करना, सिर्फ ये मालूम करना है कि मुझ पर वार किसने किया था। उसने अपने हिसाब से बताया कि तुम पर फला बंदे ने वार किया था और जो कोशिश कर सकता है, लेकिन तुमने और तुम्हारे घर के इर्द गिर्द बहुत मजबूत घेरा कायम है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा तो उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है, तो उसने आखिर हम पर ऐसा काम क्यों किया। जब मैंने उस लड़के के बारे में जानकारी हासिल की तो मुझे मालूम हुआ कि वो मेरी होने वाली बीवी के खानदान से ताल्लुक रखता है, और जब मैं जाकर उससे मिला तो मैंने उसे कहा कि मुझे मालूम हो गया है कि तुम मेरे साथ ऐसा किया है, अब ये सब करने की वजह भी बता दो। तो वो परेशान हो गया और माफी मांगने लगा। उसने बताया कि वो खुद ही एक बिगड़ा हुआ लड़का है जो दिन से बहुत दूर है और बुशरा से शादी करना चाहता था, लेकिन बुशरा और उसके माँ बाप ने सख्ती से इनकार कर दिया, और जब उन्होंने मेरे लिए हाँ करने की कोशिश की तो उसे इस तरह का हथकंडा इस्तेमाल किया, क्योंकि बुशरा के खानदान में और कहीं कोई रिश्ता नहीं है सिवाय इसके, और अगर हमारी तरफ से इनकार हो जाता है तो फिर उन लोगों को मजबूरन बुशरा की शादी उसी से करनी पड़ती। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने जाकर अपने सास ससुर को सारी बात साफ साफ बता दी और 1 महीने के अंदर बुशरा से निकाह करके उसे अपने घर ले आया। लेकिन आज भी मैं नमाज और कुरान को अपने रोज के काम में से कभी नहीं इग्नोर कर पाए, क्योंकि केवल यही चीज थी जिसने हमें सबको जिंदा भी रखा था और शायद सलामत भी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।